वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और चलिए शो का वो पड़ाव जहां पर हम दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करते हैं। मेरे साथ कीर्तन शाह, फाउंडर सीईओ क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर जुड़ गए हैं। कीर्तन, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। कीर्तन, हमारे दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन मेरे पहले दर्शक फोन लाइन पर हैं जो कि ये सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। हाय चंदन, गुड इवनिंग। चंदन, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैम, गुड इवनिंग मैम। हाय चंदन, कहाँ से बोल रहे हो? मैम मैं बरेली से बोल रहा हूँ, यूपी से। अच्छा, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, एक्सिस स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आपके पास है और इनमें आप निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा आपने कैनरा रोबेको का ब्लू चिप फंड लिया हुआ है और स्मॉल कैप भी लिया हुआ है, टाटा डिजिटल भी लिया हुआ है। जी मैम। ठीक है। मिड कैप स्ट्रैटेजी आप अपनाना चाहते हैं, उसमें से भी आप कह रहे हैं कि क्या एक्टिव को चुना जा सकता है, ये आपका सवाल है? यस मैम, यस मैम। कोई खास वजह आप मिड कैप जैसे सेक्टर के लिए कोई पैसिव स्ट्रैटेजी समझना चाहते हैं? मैम जैसा कि मेरे पास लार्ज कैप है, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ये पूछना चाहता हूँ कि मिड कैप में हम कौन सा ले सकते हैं मैम। उसके बाद एक्टिव और पैसिव में से कौन सा लॉन्ग रन के लिए फॉर 15 to 20 ईयर्स के लिए मैम टाइम होराइजन है मेरा। ठीक है, 10% से आप स्टेप अप भी करेंगे। चलिए, अभी तो जितने भी आपने फंड लिए हैं वो सारे ही एक्टिव हैं, ये तो आपको पता होगा ना चंदन? जी मैम, पता है मैम। ओके। कीर्तन से जुड़ना चाहूँगी मैं, हमारे मेहमान कीर्तन। सबसे पहले तो मिड कैप में ये पूछ रहे हैं कि एक्टिव या पैसिव दोनों में से कौन सा बेहतर रहेगा। मेरे ख्याल से ये लगातार चर्चा में हमारा आता ही रहा है, भले ही किसी मुद्दे को लेकर चर्चा की हो या दर्शकों के सवालों के जरिए हमने उनको समझाने की कोशिश की हो कि किस तरह के मार्केट कैप के लिए आपको एक्टिव या पैसिव स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। ऐसा कोई एक रूल नहीं है, ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि आपको केवल एक्टिव स्ट्रैटेजी ही अपनानी है या केवल कोई पैसिव स्ट्रैटेजी ही अपनानी है। लेकिन हाँ, आपकी कंफर्ट लेवल, आपकी जोखिम उठाने की क्षमता और उसके साथ साथ आप कितना एक्टिव फंड मैनेजमेंट को समझ पाते हैं, इसकी भी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जहां कमाई के मौके हैं आपके पास, उसके लिए एक्टिव स्ट्रैटेजी पर अगर भरोसा किया जाए कीर्तन, तो वो किस बिना पर करना चाहिए और किन क्षेत्रों के लिए करना चाहिए? कविता जी, आई थिंक 3 चीजों पे डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एक्टिव वर्सेस पैसिव की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखें कि जब आप पैसिव में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको एक ग्रोथ स्लैश मोमेंटम स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग वाला फ्लेवर देता है। तो आपके पोर्टफोलियो में बाकी फंड्स क्या दूसरी स्टाइल के फंड्स हैं जिसकी वजह से अगर आपने पैसिव फंड को ऐड किया तो आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग स्टाइल्स और अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। ये पहला पॉइंट है। आप सब पैसा पैसिव में डाल देंगे वो भी गलत है, क्योंकि तो आपका सब पैसा सिर्फ एक स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग करे। तो सबसे पहले ये देखिए कि पैसिव जब आप निवेश कर रहे हैं तो पैसिव इन्वेस्टिंग मोमेंटम और ग्रोथ स्टाइल फॉलो करती है। तो आपके पास दूसरे जो फंड्स है पोर्टफोलियो में वो थोड़े से वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग वाले होने चाहिए, तब जाके पोर्टफोलियो थोड़ा सा बैलेंस होगा। वन। दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पैसिव कब लेना चाहिए। आपको पैसिव तब भी लेना चाहिए जब आपको नहीं पता कि एक्टिव में आप स्कीम सिलेक्शन कैसे करेंगे। जैसे मार्केट में आज 1500 अलग अलग स्कीम्स है एक्टिव में अवेलेबल, आपको 4 या 5 फंड्स में निवेश करना है, तो ये बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड रिक्वायरमेंट है कि आप वो कैसे 4 या 5 स्कीम सिलेक्ट करेंगे। तो उन लोगों को भी पैसिव कंसिडर करना चाहिए। और थर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये समझना चाहिए कि पैसिव स्ट्रेटजी कौन से मार्केट कैप में काम करती है और कौन से मार्केट कैप में काम नहीं करती। अब मैं ये तीनों चीजों पे चंदन जी के क्वेश्चन से रिलेट कर देता हूं। अब देखिए चंदन जी, आपने जो फंड्स सिलेक्ट किए हुए हैं, अगर मैं आपका और आपके भाई का दोनों का मिलाकर एज अ फैमिली देखूं तो ये सब फंड्स बहुत अच्छे सिलेक्ट किए हैं। सिर्फ आपको एक टाटा डिजिटल में ध्यान रखना है, कभी भी आप सेक्टोरियल फंड में निवेश करें तो उनकी साइकिल्स होती है। अगर आप सही समय पे इन सेक्टोरियल फंड से बाहर नहीं निकलेंगे तो 2 या 3 साल का अच्छा अंडर परफॉर्मेंस भी देख सकते हो। तो वो ध्यान रखिए, पर आपके फंड सिलेक्शन ओवरऑल अच्छी है।
तो क्योंकि आपकी फंड सिलेक्शन ओवरऑल अच्छी है, आप मेरे हिसाब से एक्टिव फंड्स में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सिलेक्शन की प्रक्रिया जो भी है अच्छी है। सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट कैप के नजरिए से देखें अगर आप, तो आज लार्ज कैप में इतना ज्यादा रिसर्च किया जाता है टॉप 100 स्टॉक्स पे कि वहां पर फंड मैनेजर को अल्फा जनरेट करना काफी मुश्किल है। पर अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है फंड मैनेजर्स को अल्फा जनरेट करने के लिए। तो आपको मिड और स्मॉल कैप में लार्जली मेरे हिसाब से एक्टिव फंड्स में स्टिक रहना चाहिए। और अगर मैं आपके पोर्टफोलियो की भी बात करूं, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके फंड्स काफी अच्छे हैं, पर हाँ उसमें मिड कैप मिसिंग है क्योंकि आपके पास लार्ज कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर है। तो मिड कैप में आप कोटक इक्विटी इमर्जिंग ये फंड अगर आप ऐड कर ले तो आपका पोर्टफोलियो काफी बैलेंस हो जाएगा। द बेस्ट चंदन कुमार। मेरे साथ रमेश, हमारे अगले दर्शक भी फोन लाइन पर हैं, कीर्तन, और इनका पोर्टफोलियो भी आपके पास है। एसबीआई ब्लू चिप, एसबीआई स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप इनके पास है। और एसबीआई ब्लू चिप 5 साल के बाद जो है रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में इन्होंने शिफ्ट कर दिया है। तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट कैसे मिलेगा इसमें, इनका ये सवाल है। रमेश जी, जो सवाल आपने भेजा है, जो डिटेल्स भेजी हैं, क्या इसके अलावा आपको और कोई एडिशन करना है इसमें? नमस्ते मैडम। जी नमस्कार सर। सवाल आपका मैंने पढ़ दिया है, मेरे पास समय कम है, लेकिन अगर यही सवाल है तो मैं जाऊं हमारे एक्सपर्ट के पास। हाँ जी। और नया फंड एक तो इन्वेस्ट करना है 2000 का, किसमें करना है? हाँ हाँ हाँ, वो लिखा हुआ है आपने, ठीक है, आपको सलाह देंगे। कीर्तन बताइए। रमेश जी देखिए, आपने स्मॉल कैप में लार्ज कैप से दुगना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये ध्यान में रखिए कि अगर आप यूट्यूब से सवाल आ रहे हैं ना? इतना ज्यादा हाँ हाँ। एक्सपोजर अगर आप स्मॉल कैप में लेंगे तो आपको कम से कम 8 से 10 साल का टाइम होराइजन रखना पड़ेगा और आपके पोर्टफोलियो में काफी काफी ऊंच नीच हो सकती है। तो प्लीज ये समझ के चलिए, जब आप डबल पैसा स्मॉल कैप में लगाएंगे वर्सेस लार्ज कैप, जैसे आपने कहा कि आपके पोर्टफोलियो में लार्ज और स्मॉल ऑलरेडी है, मिड कैप जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कोटक इमर्जिंग एक अच्छा फंड है, उसे आप ऐड कर सकते हैं। पर प्लीज ध्यान में रखिए, लार्ज मिड स्मॉल तीनों में अगर आप सेम तरीके के इन्वेस्टमेंट्स कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ वेट, समान इन्वेस्टमेंट करेंगे लार्ज मिड और स्मॉल में, तो वो अच्छा होगा। ज्यादा एक्सपोजर मिड या स्मॉल में ले लेंगे तो आपको उतनी वॉलिटिलिटी के लिए ओके होना पड़ेगा और कम से कम 8 से 10 साल का समय देना पड़ेगा इस पोर्टफोलियो। चलिए, यहाँ पर ऑल द बेस्ट रमेश, ये सलाह कीर्तन से आती हुई। और मेरे पास और भी दर्शकों के सवाल हैं, खासतौर से यूट्यूब के हमारे दर्शकों ने बहुत सवाल भेजे हैं कीर्तन, वो हम लें उससे पहले रुक कर लेते हैं एक बार निवेश के गुरु मंत्र की ओर। कीर्तन बताइए, क्या है आपका निवेश का गुरु मंत्र? कविता जी, आज क्योंकि मार्केट्स इतने हाई लेवल पे है, तो आप अगर पिछले 2 या 3 साल का फंड परफॉर्मेंस देखेंगे तो हर फंड आपको अच्छा ही लगेगा। और अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर है जिसे टेक्निकलिटीज नहीं पता है कि मुझे क्या देखना चाहिए एक फंड में, जिससे मुझे पता चले कि क्या ये मार्केट ऊपर है इसलिए फंड अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है या फंड कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते आ रहा है, ये एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको समझना थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है। इसलिए इस समय पे स्पेसिफिकली जब मार्केट्स लाइफ टाइम हाई के इतने नजदीक हैं, पिछले 2-3 साल का रिटर्न देखकर निवेश ना करें, क्योंकि टिपिकली अगर आप 2-3 साल का कोई भी फंड जिसने पिछले 2-3 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वो जनरली आगे के 2-3 साल में थोड़ा सा सॉफ्ट परफॉर्म करता है। तो पास्ट डेटा देखकर इन्वेस्ट ना करें इस मार्केट लेवल। और राइट, चलिए, गुरु मंत्र के बाद अब सीधा दर्शकों के सवाल लेते हैं। और ख़ास बात यह है कि ये यूट्यूब पर हमारे दर्शकों ने सवाल हमें भेजे हैं। अगर ये दर्शक सवाल भेज सकते हैं तो आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। राघव का सवाल मैं लूँगी कीर्तन। और क्वांट स्मॉल कैप में इन्होंने एसआईपी शुरू की है, 10 साल में 1 करोड़ और 1000 रुपये का फिलहाल इनका निवेश है। और किस स्मॉल कैप में इनको निवेश करना चाहिए, ये भी ये जानना चाहते हैं। देखिए राघव जी, सबसे पहले तो अगर आपको 10 साल में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है तो आपकी एसआईपी बहुत कम है।
आपको तकरीबन 45,000 रुपीज अ मंथ की SIP करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स आप अगर इमीडिएटली एक साथ इतना SIP में इंक्रीमेंट नहीं कर सकते तो आप स्टेप अप SIP कीजिए, हर साल SIP को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। पर एक्चुअल रिक्वायरमेंट आपकी काफी ज्यादा है SIP की वर्सेस आप जो आज कर रहे हैं। ऑल्सो जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी कहा, देखिए स्मॉल कैप में आज आप इसलिए शायद निवेश कर रहे हो कि पिछले 2 या 3 सालों में आपने स्मॉल कैप में बहुत ही अच्छा रिटर्न देखा है आपके फंड्स में। वो गलती ना करें, पूरा स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो बहुत ही सोफेस्टिकेटेड और प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के लिए है। तो मैं सलाह ये दूंगा कि आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इन तीनों में निवेश कीजिए। पर आपको अगर फिर भी स्मॉल कैप में बने रहना है रिस्क समझने के बाद भी, तो आप निप्पॉन का स्मॉल कैप और SBI का स्मॉल कैप, ये 2 स्मॉल कैप और आप कंसिडर कर सकते हो आपके एग्जिस्टिंग स्मॉल कैप के साथ। इनका सवाल मैं लूंगी, इन्होंने भी यूट्यूब पर से अपना सवाल हमें भेजा है। SBI स्मॉल कैप, PPFS फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, DSP 100, UTI फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रू बैलेंस एडवांटेज में ये निवेश कर रही हैं और 30 लाख का लमसम है और 10 साल इनको इनमें निवेशित रहना है। कीर्तन, देखिए आज का उनका जो 30 लाख का इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट अगर हम कंसिडर करें तो अगले 10 साल में 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा। अगर मैं 12% गिनूं तो उन्हें जो भी SIP एडिशनल करनी है वो सब बोनस है, तो उनका जो टारगेट है वो काफी आसानी से मीट हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। पर जब मैं उनकी फंड्स की बात करूं तो थोड़े से फंड्स में से एग्जिट सजेस्ट करना चाहूंगा उन्हें। DSP टॉप 100, UTI फ्लेक्सी और ICICI BAF, ये 3 फंड से निकल जाना चाहिए और इनके सामने उन्हें ICICI वैल्यू डिस्कवरी एज अ फंड ऐड कर लेना चाहिए। देखिए ICICI BAF स्पेसिफिकली बुरा फंड नहीं है, पर अगर आप उनकी फंड की कॉम्पोजिशन और इनकी रिक्वायरमेंट देखें तो उन्हें ICICI BAF को ICICI वैल्यू डिस्कवरी से रिप्लेस कर देना चाहिए और DSP टॉप 100 और UTI से एग्जिट कर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ कीर्तन, आपका समय निकाला आपने और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की। शो को यहीं समाप्त करना होगा, मुझे भी इजाज़त दें। लेकिन जाते जाते मैं आपको बता दूं व्हाट्सएप नंबर जहां पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने सवालों को यूट्यूब पर भी कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स पर से आपके सवाल जो हैं हम शो में शामिल करते हैं। धन्यवाद।